नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ आते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। हॉर्न होगी प्लीज में बात होगी सड़क पर जानलेवा गुस्से की। हम आपको बताएंगे क्यों जरूरी है रोड रेज से बचना। सियासी ढाबे में निकाय चुनाव में योगी की हुंकार और उनका नया चुनावी नारा भी सुनाएंगे। तो सोशल अड्डा में करेंगे कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ महिला पहलवानों की सुप्रीम कोर्ट जाने पर मंथन। और प्रगति मैदान में आपको दिखाएंगे मुंबई की साइकिल शेयरिंग। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं। इनसे आपका बाखबर होना बहुत जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को खुल जाएंगे। इसके लिए पूरी केदार घाटी फूलों से सजा दी गई। कपाट खुलने का समय सुबह 6:20 है। वैसे कपाट खुलने से पहले पहाड़ों में बर्फबारी भी हो रही है, जिससे पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से भर गया है। इसी बर्फबारी के बीच वहां तैयारियां भी जारी हैं। मंदिर के आसपास कई कैंप लगाए गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। कपाट खुलने से पहले ही देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदार घाटी पहुंच चुके हैं। सभी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही शनिवार को खोल दिए गए थे। राजस्थान के कोटा में भगवान परशुराम महोत्सव पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए। वो भी शोभा यात्रा में पैदल चले। उनके अलावा राज्य के नगरीय विकास मंत्री और कांग्रेस नेता शांति धारीवाल भी शोभा यात्रा में शामिल रहे। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु काफी उत्साह में नजर आए। वो नाचते गाते दिखाई दिए। इसी कार्यक्रम के दौरान वहां एक यज्ञ भी किया गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में 2 परिवारों की किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन एक मिसाल बन गया। खास बात ये रही कि इसके लिए 4 ऑपरेशन हुए। दरअसल कश्मीर में रहने वाले मोहम्मद सुल्तान और यूपी के बरेली के रहने वाले विजय कुमार की किडनी खराब हो गई थी, लेकिन इनकी पत्नी या परिवार के दूसरे सदस्य उन्हें अपनी किडनी नहीं दे सकते थे। इसके बाद मोहम्मद सुल्तान की पत्नी ने अपनी किडनी विजय कुमार को दे दी, जबकि विजय कुमार की पत्नी ने मोहम्मद सुल्तान को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा दी। इस तरह इन मरीजों की जान भी बच गई और इंसानियत भी जीत गई। ये 4 ऑपरेशन 6 मार्च को हुए थे और अब सभी ठीक हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक बाघ वहां की देनवा नदी में मस्ती करता नजर आया। उसने गर्मी से राहत पाने के लिए नदी से पानी पिया और फिर वहां डुबकी भी लगाई। ये देनवा नदी वहां के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास है। कुवैत में इंडियन मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का उद्घाटन भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका ने किया। इस मौके पर वहां अलग अलग किस्म के भारतीय आम लोगों के सामने पेश किए गए। इन आमों का वहां लोगों ने भी काफी लुत्फ उठाया। जिंदगी का सफर सुहावना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर बहुत जरूरी है। और आज की ये खबर सड़क पर जानलेवा गुस्से से जुड़ी है। रोड रेज की वजह से दिल्ली में एक डिलीवरी मैन की जान चली गई। स्कूटी के साथ खड़े डिलीवरी मैन को कैब पर सवार 2 लोगों ने सड़क से हटने के लिए कहा और इसी बात को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। ये कोई इकलौती घटना नहीं है। बार बार रोड रेज के ऐसे कई मामले देखने और सुनने को मिलते हैं और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। सड़क पर ऐसा क्या होता है कि लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आप सुरक्षित घर जाएं और सड़क पर दूसरों के लिए भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। इस भीड़ में दिल अकेला हो तो चलेगा, लेकिन सड़कों के इस रेले में दिमाग किसी हाल में बेकाबू न हो। अरे भैया, आप इंडिकेट दोगे ना। घर पहुंचने की जल्दी, उस पर ट्रैफिक जाम, आगे पीछे की गाड़ियों का शोर और धुआं, साथ ही एक दूसरे को उकसाने वाली बोली।
ऐसे में अगर दिमाग से कंट्रोल हटा तो गाली गलौज, हाथापाई और मारपीट की नौबत आते देर नहीं लगती। और कई बार इस लड़ाई की वजह से किसी की जान चली जाती है। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बढ़ी है तो उसके साथ ही रोड रेस के मामले भी बढ़े हैं। खासकर बड़े शहरों में रोड रेस आम बात हो गई है। रविवार को दिल्ली में एक डिलीवरी मैन की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर रोड रेस पर चर्चा हो रही है। ये गंभीर मामला है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में कैब से जा रहे दो लोगों की स्कूटी से जा रहे डिलीवरी मैन पंकज से कहासुनी हुई। पुलिस के मुताबिक कैब में सवार लड़कों ने कैब आगे बढ़ाने के लिए पंकज से स्कूटी हटाने को कहा था, लेकिन इसी बात पर बहस हुई और इसके बाद दोनों लड़कों ने कैब से उतरकर पंकज को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब पंकज बेहोश होकर गिर गया तो आरोपी वहां से भाग निकले। बाद में पंकज की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि रोड रेस की समस्या कैसे खत्म की जाए। रोड रेस का मतलब है कि सड़क पर छोटी बड़ी घटनाओं के कारण आने वाला गुस्सा या आक्रोश, और कई बार यह गुस्सा किसी शख्स पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो आगे पीछे नहीं सोचता और किसी भी हद तक चला जाता है। रोड रेस के साथ रैश ड्राइविंग की समस्या भी जुड़ी है और अक्सर रैश ड्राइविंग रोड रेस की वजह बन जाती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश भर में रोड रेस और रैश ड्राइविंग के 2,15,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में ये मामले 1,55,000 थे। समझा जा सकता है कि साल दर साल रोड रेस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार इसे लेकर लोगों को जागरूक करने और दूसरे तमाम इंतजाम कर रही है, लेकिन तस्वीर बदल नहीं रही। रोड रेस में देश भर में हुई मौत के आंकड़े चिंताजनक हैं। 2017 में पूरे देश में 540 मामले सामने आए, 2018 में 62 और 2021 में 43 केस सामने आए। दिल्ली में ही कुछ दिन पहले एक बड़ी गाड़ी वाले ने गुस्से में आकर एक बाइक सवार को कुचल दिया था। ऐसी तस्वीर बताती है कि सड़क पर अगर आपको गुस्सा आता है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर से हमेशा शांत भाव से निकलें। लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने पर दूसरी चीजों में मन लगाएं। समय को ऐसे मैनेज करें कि जल्दबाजी की नौबत ही ना आए। जब गुस्सा आए तो एक्सीलेटर पर पैर दबाने से पहले सोच की दिशा बदलें। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोककर खुद को शांत करें। किसी की बदतमीजी पर पुलिस की मदद लें। अपनी वाहन की फिटनेस पर पूरा ध्यान दें, इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। और सबसे बड़ी बात कि शराब पीकर कभी गाड़ी न चलाएं। सड़क पर ड्राइविंग करते हुए लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पर नाराज होते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि सड़क पर ऐसा होना आम बात है और इसे नजरअंदाज करके निकलना ही बुद्धिमानी है। यानी सड़क पर खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने के लिए जागरूक करने वाला हॉर्न बजाएं। आपने गौर किया होगा कि कई बार ड्राइविंग करते हुए हम दूसरों की गलतियां निकालने लगते हैं, बार बार नाराज हो जाते हैं। कई बार हम अपशब्द भी बोलते हैं, खराब बर्ताव भी करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क पर रेस लगाने लगते हैं, और कई बार बड़ी गाड़ी वाले तो छोटी गाड़ी पर रौब झाड़ने लग जाते हैं। ये सोच या फिर हम कहें कि ऐसी मानसिकता ही अक्सर रोड रेज की वजह बनती है। रोड रेज को लेकर हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बोरा से। रोड रेज के प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण है कि आज की डेट में लोगों के अंदर दिमाग के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई ना कोई दिमाग में इस तरह की चीजें चलती हैं। अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, अंदर से बहुत ज्यादा मानसिक रूप से दबाव है, कोई जल्दी में है, किसी को जल्दी पहुंचना है और अंदर से टॉलरेंस खत्म हो गई है। तो और दूसरे की बजाय अपना पहले सोचना, तो इस तरह की चीजों को लेकर जब आप चलते हैं तो इस तरह का कोई भी छोटी सी भी एक्टिविटी होती है तो आपके ब्रेन के आगे एक सॉफ्ट टारगेट आ जाता है, आप एक आउटलेट हो जाती है, तो वो एग्रेशन को आप बाहर निकाल देते हैं और उसमें आपकी अपना अहम, आपका अपना वन अपमैनशिप, आपका दूसरे के बारे में ना सोचना, इन सब चीजों का मिश्रण होता है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा बाय नेचर एग्रेसिव होते हैं, उनके केस में बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ जाती है और कई बार ऐसे होता है कि आपके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा होता है कि आपको
लगता है कि जो आपके साथ खराब हुआ, अगर कोई सामने टारगेट ऐसा सॉफ्ट आ गया तो आप उसमें बिना सोचे समझे उस पर वो गुस्सा निकालते हैं, जिससे कई बारी वो चीज इतनी ज्यादा हो जाती है खराब कि वो दूसरे की जान भी जा सकती है। तो ये दर्शाता है कि आज के डेट में हम इंटॉलरेंट हो गए हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे का अधिकार क्या है, अगर सड़क पर चल रहा है तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। इन सब चीजों को हम हैंडल नहीं कर पाते और ये होता है। रोड रेस से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि आपका जो भी ट्रेवल का प्लान है या आप जहां कहीं पे जा रहे हैं, आप समझिए कि समय का गैप लेके चलिए, कोई ना कोई बिल्कुल मार्जिन दीजिए। अगर आप हर चीज जल्दबाजी में करेंगे, आप नहीं पहुंच पा रहे अपने गंतव्य पे, तो फिर रास्ते में कोई आएगा तो वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और एडिक्वेट स्लीप लेना, ये कुछ चीजें हैं जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है और इस तरह की कोई प्रोवोकेशन वाली सिचुएशन आती है तब भी हम आराम से कूलली हैंडल कर सकते हैं। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम जाएगी लंदन। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद केरल के कोच्चि पहुंचे, जहां उन्होंने पैदल रोड शो किया। इस दौरान पीएम ने युवम नाम के कार्यक्रम को भी संबोधित किया। युवाओं से बातचीत करने के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हमें सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, इसे देश की युवा पीढ़ी ने ही मुमकिन किया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी विपक्षी मोर्चा बनाने में जुट गए। उन्होंने दोपहर में कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं शाम को नीतीश और तेजस्वी लखनऊ में एसपी नेता अखिलेश यादव से मिले। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को आउट करना आसान नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। मैसूरू में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रोड शो निकाला। इससे पहले वो सुबह चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में रोड शो निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलगावी में किसानों से बातचीत की। साथ ही हंगल इलाके में एक रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर बदल दिया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 19,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। वहां की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अब हाईकोर्ट इस मामले में 15 मई को सुनवाई करेगा। तब तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक रहेगी। ये याचिका बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दायर की थी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। उसने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन और उसके परिवार की संपत्ति सीज कर दी। सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान ने पनाह दी है, लेकिन उसका परिवार भारत में रहता है। पश्चिम बंगाल के आसमान में हिंदुस्तान की ताकत की एक बानगी नजर आई। वहां कलाईकुंडा एयरबेस में कोप इंडिया 23 युद्धाभ्यास चल रहा है। ये भारत और अमेरिका की जॉइंट वॉर एक्सरसाइज है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। इसी नारे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव के अखाड़े में ताल ठोक दी है। विकास के साथ माफिया मुक्त यूपी का दावा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी यूपी के इलाकों में रैलियां की। ये चुनाव वैसे तो लोकल है, लेकिन बीजेपी के लिए इसका राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि यूपी का ये चुनाव 2024 के महामुकाबले की दशा और दिशा तय कर सकता है। विरोधी पार्टियां भी ये बात जानती हैं और इसीलिए उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया है। आज उत्तर प्रदेश नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना।
चुनाव बेशक लोकल है, लेकिन एजेंडा बड़ा है। नजर तो नगर निकाय चुनाव पर है, लेकिन सही मायनों में निशाना 2024 के मुकाबले पर है। इसीलिए जब मुख्यमंत्री योगी ने नगर निकाय के लिए प्रचार की शुरुआत की, तो एक बड़ा चुनावी नारा दिया। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सियासी पारा वैसे भी गर्म है। माफिया को मिट्टी में मिला देने का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था को ही चुनाव का मुद्दा बनाया है। जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं, कहीं हो न जाए फिर कुछ और। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं। अब यूपी में कोई माफिया रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। उत्सव मनाए जाते हैं, अब उपद्रव नहीं, उत्सव प्रदेश है हमारा। अब माफिया नहीं, महोत्सव का प्रदेश है हमारा। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई और पार्टी ट्रिपल इंजन सरकार के नारे के साथ असरदार जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि ये जीत लोकसभा चुनाव की हवा बना सकती है। इसीलिए योगी एक ही लाइन में यूपी के विकास का भी दावा कर रहे हैं, तो साथ ही माफिया को मिटाने का भी, और युवाओं और कारोबारियों के लिए बेहतर भविष्य का सपना दिखा रहे हैं। कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं? हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए? हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? पश्चिमी यूपी के सहारनपुर और अमरोहा में अपने जोरदार भाषण से योगी ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। आम लोगों की सुरक्षा देने और गुंडों पर लगाम लगाने में कामयाबी के दावे के दम पर बीजेपी जनता के बीच है और उसे इसी आधार पर जीत का भरोसा है। हम लोगों ने माफियाओं के ढोलक बजा करके उनको रसाता में पहुंचाने का काम भी किया। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलती है। आज कोई किसी उत्सव और महोत्सव पे रोक नहीं लगा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार को मनाने वालों पे पुष्प वर्षा होती है और दंगाइयों के साथ सरकार उतनी सख्ती से निपटने का कार्य भी करती है। दिलचस्प बात यह कि बीजेपी जिस मुद्दे पर कामयाबी का झंडा लहराते हुए जनता के बीच में, ठीक उसी पर हमले करते हुए समाजवादी पार्टी परिवर्तन का नारा बुलंद कर रही है। अपने कैंपेन सॉन्ग में समाजवादी पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठाए। भाजपा को हटाएंगे, महंगाई भगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस ले लिए। तो मुकदमे वापस ले लेने से कोई ईमानदार और साधु नहीं बन जाता है। गुंडों की पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। कुल मिलाकर यूपी का लोकल चुनाव भी सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम हो गया है। इसी चुनाव में उस सामाजिक समीकरण और वोट बैंक की जांच होगी जिसके भरोसे वो लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं। खासतौर पर पश्चिमी यूपी में अगर बीजेपी दमदार जीत हासिल करती है तो 2024 के लिए वो निश्चित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां
शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले लेते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 401 अंक उछलकर 60,056 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 119 अंक चढ़कर 17,743 पर पहुंच गया। इस दौरान बैंक और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने और चांदी में हल्की कमजोरी रही। कारोबार के दौरान सोना प्रति 10 ग्राम 345 रुपए गिरा और ये 60,065 पर बंद हुआ। वहीं चांदी प्रति किलो 675 रुपए लुढ़की और इसकी कीमत 74,400 रुपए पर खिसक गई। मारुति सुजुकी ने अपनी एसयूवी फ्रॉन्क्स की कीमत जारी कर दी। इसका शुरुआती दाम करीब 7.5 लाख रुपए होगा। इस एसयूवी की बुकिंग अब प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा से भी शुरू कर दी गई है। खबर है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने मुंबई में एक और महंगा बंगला खरीदा। कहा जा रहा है कि इस बंगले की कीमत 220 करोड़ रुपए है और ये आधे एकड़ में फैला है। बताया गया है कि आदित्य बिरला ग्रुप का ये बंगला साउथ मुंबई में है और इसका रजिस्ट्रेशन इसी महीने 10 अप्रैल को हुआ। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए बाइक शेयरिंग योजना की शुरुआत हुई है और इसके तहत साउथ मुंबई में किराए पर साइकिल मिल सकती है। मोबाइल ऐप के जरिए इन साइकिल्स को एक जगह से लेकर दूसरे स्टेशन पर लौटाया भी जा सकता है और ये पहल शहर में प्रदूषण के खिलाफ भी कारगर साबित होगी। मुंबई में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या सुलझाने का ये है नया फॉर्मूला। चर्च गेट स्टेशन के पास माई बाइक संस्था की मदद से इस रेंट अ बाइक सेंटर की शुरुआत हुई है। चर्च गेट के साथ साथ नरीमन पॉइंट और कोलाबा जैसे साउथ मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन साइकिलों के जरिए ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की राह तलाशी गई है। एसोसिएशन विद बीएमसी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ में ये जो बाइसिकल सर्विस है इसे लॉन्च कर दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्च गेट, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे एरियाज है जहां पर हेवी पॉपुलेशन रहता है, ट्रैफिक रहता है और जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स भी है, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत है। इसीलिए आज यहां पर ये सर्विस को लॉन्च कर दी गई है। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है बहुत ही अच्छा, लेकिन एनवायरनमेंट के दृष्टि से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जितना कम फ्यूल ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन कम यूज करेंगे उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे हमारे कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में बाइसिकल्स का कॉन्सेप्ट लाया है, रेंट अ बाइक, जिससे आप चर्चगेट स्टेशन के सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया पे है, कफ परेड पे है, नरीमन पॉइंट पे रहेगा, ऐसे अलग अलग जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमाण पर टूरिस्ट आते हैं, ऑफिस क्राउड आता है, डिलीवरी बॉयज आते हैं, जिनको साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, जो बस के जगह पे, टैक्सी के जगह पे ये साइकिल्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक को मिलेगा और कुल मिलाकर सेहत के लिए भी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बीएमसी के साथ मिलकर माई बाइक ने 10 जगहों पर 100 साइकिलों का संचालन शुरू किया है। इन साइकिलों को मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी रेंट पर लिया जा सकता है। सफर पूरा होने के बाद इन्हें किसी भी दूसरे सेंटर पर लौटाया जा सकता है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वो हमें पॉइंट बी टू सी तो कनेक्ट करता है, बट ए टू बी, घर से स्टेशन, एंड सी टू डी, स्टेशन से डेस्टिनेशन, वो मिसिंग लिंक है। तो उस प्रॉब्लम को माई बाइक सॉल्व करता है। आज की तारीख में मुंबई में हम ऑलरेडी मेट्रो लाइन 2A और 7 पे कनेक्टिविटी सारे स्टेशन पे दे रहे हैं और अब फाइनली वार्ड ए में साउथ मुंबई में हम आए हैं आज, तो चर्च गेट स्टेशन से हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं और इसके अलावा हमने 10 स्टेशन हमने क्रिएट किए हैं। बीएमसी की पब्लिक बाइक शेयर पॉलिसी के तहत शुरू हुई ये पहल ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या हल करने के साथ साथ सेहत दुरुस्त रखने में भी मददगार है। आने वाले वक्त में मुंबई के दूसरे इलाकों में ऐसे बाइक सेंटर खोलने की योजना है। मुंबई से देव कोटक, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ी देर रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं।
सोशल अड्डा में आज का मुद्दा देश के पहलवानों से जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से धरना दे रहे हैं। धरना देने वालों में देश के टॉप रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर फिर से धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही विनेश फोगाट समेत 7 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने की मांग की गई है। इस बीच खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव अगले महीने होने वाले थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने ओवरसाइट कमेटी की जांच को लेकर खेल मंत्रालय के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए पहलवानों से चर्चा के बाद खेल मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में 6 सदस्यों की ओवरसाइट कमेटी बनाई थी। मैरीकॉम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। फिलहाल जंतर मंतर पर पहलवान अपने धरने को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हमारी लड़ाई है कि हमने जो कंप्लेंट्स दी है लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उसके बाद में पुलिस जो भी उचित कार्रवाई समझती है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन करना है वो करे और देश की उच्च न्यायालय हमें न्याय दिलवाए। ये हमारी लड़ाई है और जब तक हमारी ये जो अन्याय की लड़ाई है वो जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। कमेटी ने हमें आज तक नहीं बताया, ना कोई लिखित में दिया, ना कोई वर्बली बताया कि भाई हमने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। या हम जिस दिन ब्रजभूषण के बयान हुए थे उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। खिलाड़ियों को तो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ बिठाया जा रहा है, उनको तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि भाई आपके साथ लॉयर भी है, उसका ये नाम है और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और उसके जब ब्रजभूषण का वो आर्टिकल में हमने देखा कि जिस दिन ब्रजभूषण को बुलाया उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। तो ये सारे कानून सिर्फ खिलाड़ियों के लिए या कमजोर आदमियों के लिए है। हमारा पहला धरना था, वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि यार एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उनको हमारी सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं इस समय, क्या कहना चाहेंगे? जी, डिमांड हमारी क्लियर है कि जी रेसलिंग को एक राजनीति से बचाना, और जो हमारी जो साहसी जो बहनें हैं जिन्होंने भाई इतनी बाहुबली नेता के प्रति जो है ये इतना बहादुरी का काम किया, जो शिकायत दर्ज की, उस पर जो है दुरुस्त एक्शन होना चाहिए। आपको लगता है शायद इतना समय बीत चुका है और 3 महीने बाद भी परिस्थितियां सामने नहीं आ रही, रिपोर्ट का क्या नतीजा निकला किसी ने बताया नहीं, ये बहुत सारे संशय पैदा कर रही है? जी, हमें तो पूरा भरोसा दिलाया गया था। खेल मंत्री जी ने, आपने सबने देखा, आप होगी भी शायद वहाँ पे, कि भैया हमारे को ये बताया था कि जो है 3 हफ्तों के अंदर हमें न्याय मिल जाएगा। वो 3 हफ्ते आज 3 महीनों में बदल गए हैं और स्थिति जो की तो ही बनी हुई है। अच्छा, सर्दियों से में आपने यहाँ पर बैठे और गर्मियाँ आ गई, आपको लगता है कि समय बीतता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है? ना भाई, सबको कुछ नहीं पूछता है। ये भी जो थोड़े बहुत पार्टी के कांग्रेस के एक आधा प्रवक्ता आया है, ना तो कोई नहीं कुछ पूछता आगे। अभी की जो परिस्थितियां हैं वो ये समझा रही हैं कि इतना समय बीतने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। लगता है कई बार कि ये चीजें बहुत सारे संशय पैदा कर रही हैं। हाँ, यही कर रहे हैं। देखो, हमारे साथ तो नहीं हुआ, ना हमने पता है, ना हमने देखा है। हम बच्चों पे विश्वास करके आए हुए हैं और बच्चों की आज एक बात पर और ज्यादा विश्वास हो रहा है। उन्होंने, आपने भी सुनी होगी शायद, उन्होंने कहा था भाई एक तो वो है जिस पे एलिगेशन लगे हैं और एक वो है जिसने लगाए हैं। हम दोनों में से एक तो ठीक होगा, या तो हम लगा रहे हैं हम ठीक हैं, या वो ब्रजभूषण ठीक हो सकता है कि भाई हम झूठे हैं। तो किसी पे भी एक्शन कर दो, चलो जांच करके, इससे स्पष्ट और क्या करेंगे। आपको लगता है कि शायद जो परिस्थितियां बदली हैं वो पहले नहीं थी और शायद इसी बात का रोष जो है वो सड़कों पर आ रहा है? यस, बिल्कुल नहीं थी। पहले मैं 18 साल फेडरेशन में रहा हूँ। मंडेर के टाइम में था, महेंद्र सिंह मलिक के टाइम में था,
और किसी भी रेसलर का कोई भी अगर 1% भी सका इमीडिएट एक्शन दोनों प्रेसिडेंट लेते थे। किसी एक बार शिकायत पहुंचने की जरूरत होती है। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप इतने साल से इतना अनुभवी हैं, कोच रहे हैं, चीजें रहे, फेडरेशन में रहे, इसका समाधान क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार 3 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही, तो समाधान के तौर पर अगर मैं आपसे जानूं तो क्या निकलना चाहिए? नहीं, समाधान तो यही है कि FIR तो दर्ज होनी चाहिए ना। FIR दर्ज हो, उनके अगेंस्ट एक्शन की तो बहुत दूर की बात है। FIR दर्ज नहीं हो रही, एक्शन की तो आप सोच भी नहीं सकते। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों से जुड़ी एक खबर आपको बताएंगे। सूडान में जारी गृह युद्ध की वजह से वहां हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में सूडान में भारत समेत कई देशों के नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि सूडान की सेना गृह युद्ध के बीच दूसरे देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि हमारे जहाज और विमान भारतीयों को घर वापस लाने के लिए तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं, जबकि कई और रास्ते में हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 4000 भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए कई मुश्किलें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर भारतीय सूडान के 4 शहरों में बसे हुए हैं और इन चारों ही शहरों में से किसी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। दरअसल सूडान में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, एक राजधानी खार्तूम में है तो दूसरा पोर्ट सूडान में है। लेकिन सूडान में जारी एयर स्ट्राइक के बीच यहां से लोगों को एयरलिफ्ट करना बेहद मुश्किल है। ये तभी संभव है जब सीजफायर हो जाए। सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सूडान के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 15 अप्रैल से हिंसक झड़पें बेरोक-टोक जारी हैं। सूडान में मौजूदा संघर्ष की वजह अप्रैल 2019 से जुड़ी है। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका, लेकिन बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद सूडान में विद्रोह थमा नहीं। ट्विटर पर फिर अलग अंदाज के लिए छा गए बिग बी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको हम लिए चलते हैं डिजिटल गली में। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मजाक में फिर ट्विटर और एलन मस्क पर तंज किया। दरअसल 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर वाली हस्तियों का ब्लू टिक ट्विटर पर वापस मिल गया। इसके लिए किसी को भी पैसे देने नहीं पड़े। पर अमिताभ बच्चन ने भोजपुरी अंदाज में ट्वीट कर बताया कि उन्होंने तो पहले ही पैसे दे दिए थे। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट अब चर्चा में है, क्योंकि बिग बी का पूछने का मतलब ये था कि अब उनके पैसों का क्या होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन के ट्विटर पर 48 मिलियन फॉलोअर हैं। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने बताया कि आधुनिकीकरण के लिए वो ChatGPT चैटबॉट का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए कंपनी की ओर से एक बड़ा निवेश किया जाएगा। कारोबारी रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत वेरी ओ फैरल ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। रतन टाटा को व्यापार, उद्योग और परोपकार जगत का दिग्गज करार दिया गया।